डायरेक्टली उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। बोल रहे दूसरा स्पीकर है, अ उनको बोलने के लिए थोड़ा टाइम है। जी, बस मैं 1-2 मिनट में ही खत्म कर रहा हूँ अपनी बात, मेरा लगभग पूरा हो चुका है। मुझे इतनी ही बात मोटे तौर पर करनी थी। स्वराज पार्टी के साथ और मैं जोड़ दूँ कि जब स्वराज पार्टी बनी, जो कांग्रेस के बीच में ही जो डायलॉग्स चले, डिस्कशंस चले, किस तरह से आगे बढ़ना है और ये सब बहुत लंबी-चौड़ी बहस के मसले थे। तो स्वराज पार्टी में भी लाला जी रहे। एक हिस्सा ज़रूर ऐसा है जो उनकी जीवन के अंतिम हिस्से को हम कह सकते हैं, जिसमें भगत सिंह जैसे लोग उनसे थोड़ा-सा दूरी बनाई उन्होंने, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा कि लाला जी अब थोड़ा-सा सांप्रदायिककरण की तरफ बढ़ रहे हैं। वो एक हिस्सा ज़रूर है जिसके बारे में चर्चा और कोई करना चाहेगा तो उसके बारे में बात हो सकती है, जिसको मैं ज़्यादा टच यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कोशिश की है कि लाला जी के जीवन के बारे में, उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में मोटे-मोटे जो लैंडमार्क्स हैं, उनको आप सबके सामने रखूँ ताकि इस बैकग्राउंड के साथ हमारे बाकी के स्पीकर्स अपनी बात को आगे बढ़ाकर लेकर जाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन धन धन्यवाद रमाकांत जी। अभी दूसरा स्पीकर है अजित जी, प्रोफेसर अजित अजित झा। अ, धन्यवाद सौरभ जी। नहीं, मैं सौरभ अ, नहीं हूँ, मैं रोहित हूँ। सौरभ जी आज रोहित चला रहे हैं नहीं, मीटिंग को। सौरभ जी आज नहीं है। अच्छा, ठीक है। अ, देखिए, लाला लाजपत राय जी के राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन के जितने भी पहलू हैं, सबके बारे में रमनीक जी ने बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत स्पष्टता से सब बातें रख दी हैं। अब उनके किसी भी पहलू को अगर उठाएंगे तो बहुत लंबी बात हो सकती है, खासतौर पर जिसकी ओर उन्होंने इशारा किया अंत में, जो सांप्रदायिकता वाला सवाल है। मैं उसके बारे में जरूर कुछ बातें कहूंगा यहाँ पर। पर उससे पहले एक दो बातें और लाला जी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अक्सर जो इतिहास के बारे में जो कुछ लोग जाती हैं, काफी लंबे समय से बहुत सरलीकरण हो रहा है। जैसे कि ये जो नरम पंथ और गरम पंथ कांग्रेस का था, जिसमें लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय थे, तो एक भावना ऐसी बना दी जाती है कि ये तो नरमपंथी और गरमपंथियों में तो एक ऐसी लड़ाई थी जैसे कि मतलब एक ही रास्ता चल सकता था। और इसी वजह से 1907 में कांग्रेस में सूरत में टूट भी हो गई। इस बात पे बहुत जोर दिया जाता है। पर इस बात को भुला दिया जाता है कि 1916 में फिर वो सब लोग एक भी हो गए। इस बात को भुला दिया जाता है। टूट की बात को बहुत प्रचारित किया जाता है और एक होने की बात को भुला दिया जाता है। ये भी भुला दिया जाता है, इसकी भी जानकारी नहीं होती लोगों को, कि सूरत स्प्लिट कोई योजनाबद्ध स्प्लिट नहीं थी। वो कोई ऐसा स्प्लिट नहीं था जिसको तिलक चाहते थे, जिसको लाला लाजपत राय चाहते थे, जिसको अरविंदो घोष चाहते थे। लाला लाजपत राय ने सूरत स्प्लिट को लेकर के लोकमान्य तिलक की आलोचना भी। उन्होंने लिखा है लाला लाजपत राय ने कि सूरत में जब मौका ये था कि तिलक अपने अनुयायियों का नेतृत्व करें, वहां पर वो नेतृत्व नहीं कर सके और उनके अनुयायियों ने ही उनका नेतृत्व कर दिया। लाला लाजपत राय ने लिखा है कि मैंने 2 बार जाकर के उनसे बात की सूरत अधिवेशन में। दोनों बार वो मेरी बात मान गए। जो विवाद के मुद्दे थे, 2 मुद्दे थे कि रास बिहारी बोस जो अध्यक्ष चुने गए थे, उनको गरमपंथी अध्यक्ष मानते हैं या नहीं मानते हैं।
तो लाला जी का कहना था कि उन्होंने तिलक से बात की और तिलक इसके लिए सहमत हो गए। दूसरा मुद्दा था कि जो रिजोल्यूशन पास हो चुके हैं स्वदेशी आंदोलन में, उन रिजोल्यूशंस को आगे क्या करना है। एक डर था कि वो रिजोल्यूशन नरमपंथी लोग अब वापस लेना चाहते हैं। लाला जी ने लिखा कि उसको भी मैंने तिलक से बात की और वो मान गए कि जो संवैधानिक समिति है, सब्जेक्ट्स कमेटी है, वहां ये डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और वहां पर टूट हो गए। और अरविंदो घोष ने भी लिखा है, उन्होंने तिलक के हवाले से लिखा है अरविंदो घोष ने, कि तिलक कितने दुखी थे उस टूट से, और उस टूट को उन्होंने कैटेस्ट्रॉफी कहा है उस टूट को, और वो कैटेस्ट्रॉफी ही साबित हुई। इसलिए पहला मौका मिलते ही जब तिलक जेल से आए, जब डिपोर्टेशन से लाला लाजपत राय आए, तो पहला मौका मिलते ही सबसे पहला काम जो है वो कांग्रेस में एकता बनाने का किया। तो हमें ये बात भी समझनी चाहिए और इतिहास को बहुत सरलीकृत ढंग से समझना नहीं चाहिए। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो लाला जी का जो वर्कर्स मूवमेंट से, लेबर मूवमेंट से जो रिश्ता था, वो एआईटीयूसी के फाउंडर प्रेसिडेंट थे, और स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो हिंदुस्तान के श्रमिक थे, संगठित उद्योगों के श्रमिक थे, उन्होंने जगह जगह बहुत भागीदारी की थी। बॉम्बे से लेकर के रावलपिंडी तक लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने हड़ताल किया था। तो जो ट्रेड यूनियन था वो केवल ट्रेड यूनियन नहीं था, वो राष्ट्रीय भावना से पूरी तरह से ओतप्रोत था। और जब लाला लाजपत राय एआईटीयूसी के अध्यक्ष बने तो उस समय ये बहुत चर्चा आम थी, क्योंकि नए नए उद्योग लग रहे थे कुछ जो भारतीय उद्योगपतियों के हाथ में थे, और ये चर्चा हो रही थी कि अगर लेबर मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो भारतीय उद्योग पनप नहीं पाएगा, वो प्रतियोगिता में टिक नहीं पाएगा। तो एआईटीयूसी के अध्यक्ष के तौर पर लाला जी का कहना था कि ये जिम्मेदारी केवल लेबर की नहीं हो सकती है। अगर राष्ट्र को विकास करना है, अगर भारतीय उद्योग को विकास करना है, भारतीय पूंजी को अगर विकास करना है, तो उसकी कीमत उसे भी देनी होगी। जो न्याय के आधार पर जो मिलना चाहिए मजदूरों को, वो उन्हें मिलना ही चाहिए। राष्ट्र भक्ति की भावना, राष्ट्र के लिए बलिदान देने के लिए कहना केवल मजदूरों को, ये ठीक बात नहीं है। तो वो मजदूर आंदोलन के साथ जो उनका संबंध था, वो कहीं ना कहीं समाजवादी सोच से जुड़ा हुआ था, और दुनिया के कई देशों के समाजवादी उनके संपर्क में थे, लाला लाजपत राय के संपर्क में थे। लाला लाजपत राय जब अमेरिका में थे तो अमेरिकन सोशलिस्ट पार्टी के संपर्क में थे। उनका वैचारिक संपर्क इतना सघन था कि जब अमेरिका में 1917 में साम्राज्यवाद और युद्ध, सैन्यवाद, 3 in 1, 1 in 3, ये तीनों एक ही है, ये लाला लाजपत राय की समझ थी। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो, और उन्होंने की या साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, बहादुरी से नेतृत्व करते हुए, लाठी खाते हुए वो शहीद हो गए। लाला जी का व्यक्तित्व बहुत बहुआयामी था। अभी शिक्षा के बारे में उनके बारे में बताया गया, पत्रकारिता के बारे में बताया गया। जब ये नॉन कोऑपरेशन में, स्वदेशी आंदोलन में कि ये एजुकेशन का बाइकॉट करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी ये तय हुआ। लाला जी इसके बहुत समर्थक नहीं थे, पर जब एक बार ये फैसला हो गया तो पंजाब में इसको, एजुकेशनल बाइकॉट को सफल बनाने के लिए और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का जाल बिछाने के लिए लाला जी ने बहुत मेहनत की, और
बंगाल को छोड़ के किसी भी अन्य प्रांत से ज्यादा सफलता पंजाब में मिली। और आखिरी बात जिसका इशारा अभी रमणीक जी ने किया कि भगत सिंह और उनके मतभेद के बारे में, ये सही बात है कि भगत सिंह को पंजाब में उनका अनुयायी भी समझा जाता था। ऐसे ही वो नौजवान आजादी की लड़ाई में आए थे और वो उनके श्रद्धा के हमेशा पात्र रहे, उसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि भगत सिंह के और लालराय के अंतिम दिनों में काफी वैचारिक मतभेद थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, वैचारिक मतभेद थे। और उसी वैचारिक मतभेद को लेकर के दाएं बाएं करके कुछ ऐसी जमातें जिनका आजादी की जंग में कोई रोल नहीं था, जिन्होंने कोई हिस्सेदारी नहीं की थी, जिनके किसी संगठन से लाला जी का कोई रिश्ता नहीं था, वो दावा करते हैं कि लाला लाजपत राय उनकी तरफ से आजादी की जंग लड़ रहे थे। लाला लाजपत राय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, 1923 में वो अध्यक्ष थे। आर्य समाज और हिंदू महासभा, हिंदू सभा पंजाब में जो चलती थी, दोनों के वो संचालक थे, ये बात बिल्कुल ठीक है। पर जब तक लाला लाजपत राय जिंदा रहे तब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आजादी का कोई भी संघर्ष चला हो और उसमें लाला लाजपत राय ने हिस्सा न लिया हो। जब सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा आई, तब से लेके हिंदुस्तान के आजादी होने तक एक भी सॉरी फिर नेटवर्क प्रॉब्लम। दोस्त ये जरा देखिएगा, ये जितेंद्र जी को आप अनम्यूट कर सकते हैं क्या? Account of Lalaji's activities as a political leader and social reformer, and Professor Ajit Jha's scholarly clarification of points raised. For me, very little has been left to say. Anyway, since I belong to Haryana, where lots of work was done, Lalaji, excuse me, my throat is not as usually it is, because I have recovered from fever. Anyway, I will try to be vocal and articulate. Yes, so one thing which I feel remains to be done by us who are still living and who remember Lalaji and feel inspired by him. We are lucky in this respect. We are not lucky that we were not born in Paul Lal's times. But the institutions that Lala Lajpat Rai has left are still there. I didn't know at that time, but I also passed my matriculation, at least science examination, practical examination at Rewari, where Lalaji was educated, because his father was a teacher, Lala Radhakrishnan, and it was a transferable job. And from Jagrao, he was transferred to Rewari. Jagrao is in Punjab. At that time, Haryana was also part of Punjab, and the entire Punjab was as big as Great Britain. And I have memories of my childhood. Hello? हाँ जी, नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए,
मेरी आवाज सुन रही है आप? आप कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू हेलो आप कंटिन्यू जी कीजिए। yeah, and today also I feel connected with Lalaji because many of his followers and friends, including Lala Achintram, father of Krishan Kanji, known as one of the Young Turks, associate of uh, Chandrasekharji, with whom I had occasion to work in the time of 1977. I was a member of the Manifesto Committee of Janata Party, and I had occasion to meet Krishan Kanji, Surinder Mohanji, and all that. We have inherited a great legacy, and today I am trying to get involved with some of these institutions. For example, in Punjab, where this election time, and since July 31, I have been working among certain progressive forces, including our own Harinder Singh ji and certain people who have separated from Congress and other parties and trying to form a new movement as well as party under the name of Sanyukt Sangharsh Party or Morcha Sangathan, actually it is called. And Charuni ji is the sponsor of that. And Sardar Rishpal Singh is leading that movement. And I have been meeting him and I'm trying to bring together these people. The point here is that I am trying to find an office in Lajpat Bhavan, Chandigarh, which also is a part of the institutions left by Lalaji and his followers, like Achintramji and Krishkanji, and some of my friends from 1977 were associated with it. For example, the MLA from Ambala, Sumer Chandji, was the manager or director of that institution. Then, as far as Mahasabha presidentship is concerned, I think Ajit Jhaji has already clarified this point. I will not linger on it. I would briefly state about Lalaji's work abroad, because not only he inspired other Krantikaris in the USA, but he also met certain black leaders. And one of them was Douglas Frederick, and one more was Du Bois, and they were from Alabama. Alabama has a history of discrimination, and Lalaji pointed out about this color caste. This is the term perhaps he invented, color caste, comparing it to our own caste system. And I think we should also devote some attention to his work abroad and revive our relationship, because these problems, as they persist in India, are also persisting in the United States and in Canada also. And I have lived in Canada, I have worked in Canada, I studied and taught in Canada. And I would be very happy if some of us get together and try to revive that and create some kind of monument, or at least some sort of institution there in the memory of Lalaji. স্পিকার ছিল তো। Then two institutions he created. I joined a bit late. I don't know whether Ramdeep ji had pointed that out or not. Punjab National Bank and Lakshmi Insurance. These were great financial institutions with a nationalist bias.
And I think they have done great work until the present times when Punjab National Bank got involved in scandals and all kinds of, corruption. In Lalaji's times, the foundations were laid on the basis of nationalist spirit and principles. And I think if we keep our fight against corruption, that too is contribution to keeping the memory of Lala Lajpat Rai alive. About these differences, I don't know why people try to play down or why people object to the, after all, why are we socialists? Why are we Democrats? I believe not because we believe in this or that, but one main reason for me for believing in democracy is that no one person